हेलो पढ़न्तुओं, आज हम लोग जो कल क्लास किए थे उसके आगे की बात करेंगे। और कल हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और उसके जो सूत्र हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और प्रतिरोधों के संयोजन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, और ये है बात करेंगे हम लोग प्रतिरोधों के का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिरोधों को साथ में जोड़ने की दो विधि होती है, आप सुने भी होंगे। और वो दो विधि है, एक विधि को कहते हैं हम श्रेणी क्रम, दूसरे को बोलते हैं समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, एक श्रेणी क्रम माध्यम से, एक समानांतर क्रम के माध्यम से किया जाता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, तो आपका यहाँ पर प्रश्न बन सकता है ऐसे। इससे प्रश्न जो आते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर डेफिनेशन पूछता है प्रतिरोधों के संयोजन का नियम, तो ये दो प्रकार से कह सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहली जो विधि है वो क्या है, पहला विधि है श्रेणी क्रम। तो पहला के बारे में देखते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम के बारे में है कि एक विद्युत परिपथ में जैसे इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हम डायग्राम जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, एक का सिरा दूसरे के सामने वाले से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। इन तीनों में जो वोल्टेज होंगे, यहाँ से जो वोल्टेज की बात करेंगे, तीनों में यहाँ पर एक वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है, यानी कि सप्लाई को जोड़ दी जाती है। और यहाँ पर फिर वोल्टेज प्रवाहित देखेंगे तो देखिए धारा जो है वो धारा एक समान जा रही है, एक ही धारा सब में जा रही है, यानी कि तीनों में जो धारा होगी वो समान होगी, लेकिन जो विभवांतर है वो इसके सामने अलग, इसके सामने अलग और इसके सामने अलग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभवांतर तो अलग होगा। क्या है कि एक विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2 तथा R1, R2, R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को क्या कर रहे हैं, एक का एंड दूसरे के सामने वाले से जुड़ेगा, यानी कि एक सिरे से दूसरा सिरा को मिलाकर जोड़ा जाता है। दूसरे सिरा से जोड़कर, एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़कर क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। जोड़कर परिपथ का निर्माण करें, उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कुल R होगा, कुल R का मान क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, ये कुल R हो गया। तथा
अगर हम धारा निकालें तो धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा I इक्वल टू V/R, जहाँ पर V हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम बात करें तो I तो समान है लेकिन V सबके जगह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, तो V1 V2 V3 है, तो अलग पॉइंट पे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, दूसरा बात करेंगे जब हम इसको समानांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, समानांतर श्रेणी या फिर समानांतर क्रम। ठीक है, इसी को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम में क्या होगा, अब यहाँ पर हम किसको कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू I1 इंटू R1, यहाँ I समान है वैसे, प्लस तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 की बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं I1 इंटू R1, I2 इंटू R2। इसी तरह हम आगे कर सकते हैं I1 R1, I2 R2 और I3 R3। ठीक है, अगर करंट समान है तो I ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर R1 प्लस R2 प्लस, इस तरह से हम V1 V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या होगा कि ये जो प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा अलग होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हो गया R1, इसमें एक धारा गया, यहाँ से धारा आ रही है, ये देखिए धारा दूसरे में गया, फिर तीसरे कंडीशन में ये धारा गया, तो ये धारा जो है ये धारा तीनों में बट गया। यानी कि यहाँ से अगर I यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्या बन गया, धारा की बात हो गई। ठीक है, यहाँ से करंट क्या निकला, वापस से वो क्या निकल गया, I। तो ये कहते हैं इस तरह से अगर संयोजित किया गया हो तो इसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम या फिर समानांतर क्रम। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन आप करेंगे, सेम डेफिनेशन लिखेंगे और इसका डेफिनेशन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप होमवर्क जो कर रहे हैं मैं लगभग लोग का भेज दिया हूँ, उनका मैं नहीं भेजा हूँ जिनके में कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था। आप PDF बनाइए और उसमें नाम जरूर मेंशन करिए, तो भी मैं उसको चेक कर पाऊंगा। अगले बार से जिसका नाम नहीं है तो आप उसको पुराने वाले में ही ऐड करके आप भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी लोगों ने अच्छा लिखा है और ये जो होमवर्क है उसी को केवल भेजिए, क्लास नोट्स को मत भेजिए। क्लास नोट्स तो आपके लिए है और कोशिश कीजिए चौड़े कॉपी में लिखना है। तो पार्श्व क्रम में संयोजन कैसे होता है उसको देख लीजिए। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। यानी कि सबका विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा, मतलब विभवांतर क्या होगा, समान होगा लेकिन धारा अलग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विभवांतर की। तो यहाँ पर विभवांतर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, पार्श्व में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक से गुजरने वाली धाराओं के बराबर। यानी कि I इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इसमें संयोजन आप लिख लेंगे। उसके बाद जो डायग्राम बनेगा तो इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पर जो है ये हो गया V और यहाँ पर आप सप्लाई दे सकते हैं, ये स्विच हो गया। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजन होगा उसके बारे में कैसा होगा, तो संयोजन यहाँ जो R का मान होगा उसको हम लिखेंगे R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैसे आया ये, तो हमको पता है कि I इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस
I3। I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा V बाई, V कॉमन है तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, सबसे V गया तो V बाई क्या आ जाएगा, देखिए V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, तो सारे V कैंसिल हो गए तो वैल्यू तो वही आएगी। या फिर आप दो संयोजन को आसानी से कर सकते, कैसे, R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये सॉल्व करने के लिए है और ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए है। तो ये कहानी है आपको किसकी, समानांतर श्रेणी की। याद रखिएगा इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो समान हो, अलग अलग होते हैं विभवांतर, और ये विभवांतर किसके बराबर होगा, जो इन सब का विभवांतर किसके बराबर होगा, जो मूल विभवांतर है, और यहाँ पर मूल विभवांतर के बराबर नहीं होगा, इन सब का विभवांतर अलग अलग आएगा। तो ये दोनों में आपको अंतर समझ में आने चाहिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है, इस पे हम एक प्रश्न करते हैं, एक दो प्रश्न करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अभी वही प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपको मेंस में आया हुआ है, उस प्रश्न को कैसे लिखना है उसको ही बताता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं, इसके पहले जो क्लास में हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्न ये है, ये शायद 2015 का है मेंस का। प्रश्न ये है, एक तार को तह से मोड़कर 2 गुना कर दिया जाता है। एक तार को तह से मोड़कर 2 गुना कर दिया जाता है, तो तार के में परिवर्तन प्रतिरोध को निकालिए, को ज्ञात करें। ठीक है, एक तार को तह से मोड़कर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तार को मोड़कर तह से दोगुना कर दिया जाता है, तार में परिवर्तन प्रतिरोध या परिवर्तित प्रतिरोध को ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न थे। चलिए, तो क्या प्रश्न कहता है, उत्तर कैसे लिखेंगे। दिए गए प्रश्न के आधार पर चित्र प्रदर्शित है। कैसे चित्र बनाना, और आप इस चित्र को यहाँ पर बनाएंगे। एक तार को बनाएंगे, यहाँ पर एक तार ऐसा रहेगा, इसकी लंबाई को लिखेंगे L और इसकी चौड़ाई को आप लिखेंगे A। यहाँ लिखेंगे मूल स्थिति। अब लिखेंगे परिवर्तित स्थिति। परिवर्तित स्थिति में क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और को बना देंगे। तो तह से मोड़कर दुगना कर दिया गया, तो पहले L था, दुगना हो गया, तो दुगना हो गया तो ये आधा हो गया, तो L तो हो गया L/2, और एरिया देखो इतना था फिर उतना ही जुड़ गया, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, एरिया लिख देंगे हम 2। ठीक है, चित्र
में प्रदर्शित या चित्र के आधार पर मूल स्थिति में परिवर्तन, क्या परिवर्तन था, L किस में बदल जाएगा, L परिवर्तन हो जाएगा L/2 में, A परिवर्तन हो जाएगा 2A में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि R का मान जो होता है वो होता है रो L/A। R समानुपाती, करिए रो की जरूरत नहीं, R समानुपाती L/A होता है। तो परिवर्तित यदि परिवर्तित प्रतिरोध R स्टार हो तो क्या लिखेंगे, R स्टार इक्वल टू R स्टार प्रोपोर्शनल टू L/2 और 2A इज इक्वल्स टू R समानुपाती, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया या 2 नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा 1/4 L/A इज इक्वल्स टू R समानुपाती R/4। तो अतः नया प्रतिरोध पूर्ण प्रतिरोध से 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है, डायग्राम को बना देना है। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी आपको, ये हो गया आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, शायद 14 का है या 15 का है। चलिए अब एक संयोजन का प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न आया था संयोजन का। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तार को मोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, इस डायग्राम को देखते ही जो टीचर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या आप सही बना रहे कि गलत। तो इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये था, एक डायग्राम दिया था इस तरह से, लिखा है एक परिपथ में प्रतिरोधों को एक प्रकार से संयोजित किया गया है। हर एक प्रतिरोध का मान 2 ओम है। तो कुल प्रतिरोधों को ज्ञात करें, कुल प्रतिरोध का संयोजित प्रतिरोध का ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी 4 मार्क्स का प्रश्न था, तो एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है। प्रतिरोध के समानांतर श्रेणी या फिर पार्श्वक्रम समानांतर क्रम के नियम के आधार पर ठीक है, इसको आप डायग्राम ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, इस डायग्राम में लिख लीजिए R1 इक्वल टू 2, यहाँ लिखिए R2 इक्वल टू 3 और यहाँ पर R3 इक्वल टू 2, ये भी 2 ये भी 2। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। तो क्रम के आधार पर R का मान होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हम R इक्वल टू लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R4 लिख लीजिए इसको, R4। और R4 के बाद यहाँ डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे R4 और यहाँ पर लिख देंगे R3। ठीक है, तो R4 का मान कितना आ गया, R4 इक्वल टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो 4/4 यानी कि 1 ओम। तो यहाँ पर R4 की जगह लिखेंगे 1 ओम और यहाँ पर 2 ओम। अब लिखेंगे R4 तथा R3 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में हैं क्योंकि उसमें धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो R5 इक्वल टू हो जाएगा R4 प्लस R3 यानी 2
1 + 2 = 3 ओम। और नेक्स्ट डायग्राम आप बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे R5 और इसका वैल्यू लिख देंगे 3 ओम। समझिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ से आपको R4 और R5 ये बताना जरूरी है। प्रश्न यही था। तो 2 प्रश्न आए हैं और कई प्रश्न आए हैं, तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उसको होमवर्क में बनाएंगे आप। चार मार्क्स का ही प्रश्न रहेगा। 6 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। चौड़ी कॉपी ले लीजिए, होमवर्क को एटलीस्ट चौड़ी कॉपी में बनाइए। चलिए अब क्या है, एक प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न दिया है, 4 मार्क्स का प्रश्न है। ज़्यादा भी आ सकता है, ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 4 मार्क्स में आपको बनाना है। और प्रश्न ये कहता है कि इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है उसको निकालना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को याद रखिएगा। जब ये दोनों का अनुपात समान हो, ये दोनों का और ये दोनों का अनुपात समान हो, तो ये जो G लिखा है, G को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर, जो धारा और विद्युत धारा की दिशा को मापन करता है। तो अगर इन दोनों का अनुपात समान हो तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पर G लिखें, चाहे यहाँ पर प्रतिरोध बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ 0 हो गया। अब 0 हो गया तो आप समझ में आ गया होगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी में। ये दोनों किस में हो जाएंगे? श्रेणी में। और फिर आपस में दोनों किस में हो जाएंगे? पार्श्व क्रम में हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, जो अच्छा करेगा मैं उनका नाम लूँगा यहाँ पर। जो सबसे अच्छा बनाएगा इस क्वेश्चन को, उसका मैं यहाँ पर नाम लूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तार को खींचकर 4 गुना कर दिया जाता है। 4 गुना कर दिया जाता है। एक तार को खींचकर 4 गुना कर दिया जाता है। तार की नए प्रतिरोध को निकालें। ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका। तो 2 क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुपात एक बार देख लेंगे, अगर अनुपात समान है तो 20 से धारा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये इसी तरह बनता है। बाकी आसान वाले तो आप कर ही लोगे। याद रखिएगा, धारा को देख लीजिएगा। अगर धारा बट रहा है इसका मतलब समानांतर श्रेणी में है, यानी समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में है। धारा समान है तो श्रेणी क्रम में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है
विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी युक्ति का कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं तथा क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं तथा ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को तथा या ऊर्जा के उपभुक्त होने के, खर्च होने के दर को, होने के दर को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो क्या प्रतीक हो जाएगा? यदि P शक्ति है तो P इक्वल टू W/T, जहाँ W कार्य पूर्ण हुए कार्य को दर्शाता है। ठीक है, पूर्ण हुए कार्य को दर्शाता है। ठीक है, तो ये P इक्वल टू WT हम जानते हैं W इक्वल टू Q इंटू V होता है, या फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं विभवांतर V इक्वल टू W/Q, यहाँ पे लिख लेंगे आवेश कार्य होता है। तो P इक्वल टू V इंटू Q/T हो जाएगा तथा हम जानते हैं विद्युत धारा I Q/T होता है, तो P का मान VI हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो P इक्वल टू W/T, विभवांतर में पढ़े थे, विभवांतर में क्या पढ़े थे? V इक्वल टू कि आवेश को लाने में जो कार्य लगता है वही विभवांतर होता है, तो V इक्वल टू W/Q। तो W की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग? V इंटू Q पुट कर दिए, और Q/T आवेश प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो P इक्वल टू V इंटू I हो गया। यहाँ से हम पहुँच गए P इक्वल टू V इंटू I। तो विद्युत शक्ति आएगा तो इतना आपको लिखना है। अगर 2 मार्क्स में है तो यहाँ लाके ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई विद्युत शक्ति की। आगे लिखेंगे शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई विद्युत शक्ति की। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या हो गया? P इक्वल टू V इंटू I। और क्या पहुंच सकते हैं इससे? किस संबंध में पहुंच सकते हैं हम? आगे देखते हैं। तो हमको पता है P इक्वल टू निकल गया हमारे पास VI। P इक्वल टू क्या निकला? VI। फिर आगे और जानना चाहते हैं, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? IR पुट करो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I²R। ठीक है, एक ये हो गया। उसी तरह P इक्वल टू VI और V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू V²/R। तो दोनों रिलेशन देख सकते हैं। तो एक याद रखोगे तो भी आपको हो जाएगा। ठीक है, और V इक्वल टू IR कहाँ से आया?
ओम के नियम के आधार पर सारे चीज़ों को लिखना है ना आपको। मार्क्स जैसे पूछेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई विद्युत शक्ति की। जैसे एक प्रश्न है, एक विद्युत उपकरण विद्युत उपकरण 220 वोल्ट के विद्युत सप्लाई से जोड़ा गया है तथा इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति निकालिए। वही उसकी क्षमता क्या होगी, शक्ति निकालिए। तो हमको पता है, दिया गया है, लिख लेंगे आप। विभवांतर V दे दिया है 220 वोल्ट, I दे दिया है 10 एम्पियर। शक्ति के नियम के आधार पर P = V × I हो जाएगा। तो हम यहाँ से P निकाल लेंगे, 220 × 10, ये हो जाएगा 2200 वाट। और इसके बाद हम इसको लिख लेंगे 2.2 किलो वाट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं रखते हैं। काफ़ी चीज़ें आज हम लोग पढ़ें, इसके संबंधित आप प्रश्नों को करेंगे। आप खासकर एनसीईआरटी के 10वीं के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के 10वीं के इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, आज तक यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।